हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी मैथ्स पर। तो ये हमारा रहेगा बेटा पार्ट नंबर 2। फंक्शंस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने आपको लास्ट पार्ट में एक जो लास्ट वीडियो थी हमारी कल आई थी, तो उसमें मैंने आपको ना एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या दिया था आपके सामने लिखा हुआ है। मैंने आपसे पूछा था कि एक्चुअली दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। एक मैंने आपको वर्बली पूछा था कि रियल फंक्शंस और रियल वैल्यूड फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। एक मैंने आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दिया था कि अगर आपका फंक्शन जो है मोड x-1 प्लस मोड x-5, ये कैसा फंक्शन होगा, कि आइडेंटिटी फंक्शन होगा या नहीं होगा। मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि आइडेंटिटी फंक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं होगा आइडेंटिटी फंक्शन तो इस फंक्शन को क्या कहेंगे, वहां से हम शुरू करेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो पहले हम अपना टाइप्स ऑफ फंक्शन करेंगे, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें कि इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करें, तो सपोज करिए कि मैं इसको अगर सोल्व करता हूं, तो हम क्या कहेंगे, इसके बीच का मैंने क्या तरीका बताया आपको। आप इसके बीच की ना कोई भी एक वैल्यू ले लो। आपका x कहाँ लाई कर रहा है, 1 से 5 के बीच में लाई करेगा। सपोज करो आपने x की वैल्यू 4 मान ली, तो आप इसको ओपन करोगे तो फंक्शन आपका कैसा खुलेगा। आप कहोगे सर 4-1 करूंगा तो अंदर मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एज इट इज खुलेगा मेरा। तो एज इट इज खुलेगा तो यहाँ से वैल्यू आएगी x-1 प्लस में। अब देखिए 4 पुट करोगे, जब इधर 4-5 करोगे तो आपका अंदर जो है मॉड्यूलस मतलब दीवार के अंदर आपका कैसा हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया। अब दीवार के अंदर आपका नेगेटिव नंबर हुआ तो कैसा खुलेगा। आप कहोगे सर आपने सिखा रखा है कि एक माइनस ले लेगा, वो क्या ले लेगा, एक माइनस लेकर के खुलेगा। तो ये बन जाएगा -x+5। आपका कुछ ऐसा बना, तो आपका देखिए x से x कैंसिल हो गया, ये आपका बना 4। अब देखिए जब भी, तो ये तो हमने देखो क्लियर हो गया हमारा कि ये आइडेंटिटी फंक्शन तो हमारा नहीं होगा बेटा। हमारा क्या नहीं होगा, मैं क्या कह रहा हूं, आइडेंटिटी फंक्शन तो हमारा नहीं होगा। अब आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा तो हमारा कैसा फंक्शन हुआ ये। तो आप अब कह सकते हो सर आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। तो मैं आपको एक चीज यहां से सिखा रहा हूं, जब भी आपका फंक्शन कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू दे दे, ध्यान से सुनिएगा भाई, जब भी आपका फंक्शन जो है एक कांस्टेंट वैल्यू दे देता है, आपके फंक्शन ने क्या किया, एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी, तो आपका फंक्शन क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। तो हमने यहां से क्या सीखा, देखिए यहां से अब हम सीख चुके हैं कि जब भी हमारा फंक्शन, सपोज करिए हमारा फंक्शन जो है, फंक्शन कैसा है, रियल नंबर का फंक्शन, रियल फंक्शन। ठीक है, फंक्शन है हमारा रियल। जब भी मेरा फंक्शन इस फॉर्म का होगा ना कि f(x) = c, से मैं मान लेता हूँ c मेरा कोई भी एक कांस्टेंट है, c हटा दीजिए, आप k से मान लीजिए कि k मेरा कोई भी एक कांस्टेंट है। जब भी आपका फंक्शन एक कांस्टेंट की फॉर्म में होगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू एक कांस्टेंट है, वो कैसी भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सपोज करो -1 है, या फिर f(x) = 2 दिया हुआ है, f(x) = 1/2 दिया हुआ है, -3/2 दिया हुआ है, f(x) की वैल्यू पाई दी हुई है, इरेशनल भी हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, फंक्शन की वैल्यू आपकी कोई भी अगर रियल नंबर हो जाती है, कैसी हो जाती है, कोई भी रियल नंबर की फॉर्म में आ जाएगी, तो आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन कहलाएगा उस केस में कांस्टेंट फंक्शन। तो इतना सा होता है देखिए कांस्टेंट फंक्शन। एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, तो सपोज करिए आपका फंक्शन क्या है, f(x) की वैल्यू है 3, फिर बात करते हैं f(x) की वैल्यू है -2। तो ये सारे मेरे कांस्टेंट फंक्शन होंगे। फिर हम देखेंगे इसका ग्राफ कैसे होगा हमारे सामने, इसका ग्राफ हमारा कैसा निकल के आएगा। तो उसके लिए हम अपनी एक्सिस बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, तो ग्राफ हमारा होगा किस किस फॉर्म का, तो इसको मैं मान लेता हूँ ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये है मेरा वाई, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ मैं बात करूँ अगर, तो मैं इसका बनाने जा रहा हूँ पहले ना, f(x) = 3 का ग्राफ मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। तो ये क्या कैसा कैसा बनेगा, आप कहोगे सर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कब बनेगा, जब y की वैल्यू 3 होगी सर। तो y की वैल्यू 1 2 3, तो f(x) = 3। अब फंक्शन क्या होता है, मैंने बता रखा है आपको, फंक्शन और कुछ नहीं है, इसको हम y = लिख सकते हैं, y = f(x) = 3। तो y = 3 का ग्राफ कैसा बनता है, y ग्राफ कैसा बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल बनेगा सर। अब देखिए अगर आपको ये ग्राफ नहीं आता, कि ये ग्राफ भी छोटे छोटे ग्राफ्स हैं, तो 9th-10th में आपको यूज हो जाते हैं। अगर आपको इस चीज में भी प्रॉब्लम हो रही है कि y = 3 का सर ग्राफ कैसे बनेगा, तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मैंने पढ़ा रखा है आपको। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर कंप्लीट मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में आपको उसका वो मिल जाएगा, नाम से आप ढूंढ लीजिए, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा।
लीनियर इक्वेशन का। अगर आपको इतना छोटे लेवल का भी अगर ग्राफ में प्रॉब्लम होती है तो आप पहले वो वाली प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। और जिसको आता है वेल एंड गुड कि y इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे बनेगा सर, x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। कहाँ बनेगा? 3 ऊपर जाऊंगा सर, मैं 3 कदम ऊपर चल के y इज इक्वल टू 3 बना दूंगा, तो आपका ये बनेगा। तो कांस्टेंट फंक्शन देखिए आपका क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन में आपका ऐसा ग्राफ आएगा। अब बात करते हैं इसकी डोमेन रेंज कैसे निकलेंगे सर हमारी। ये तो आपने बता दिया कांस्टेंट फंक्शन में ऐसा आएगा। अब इसकी डोमेन और रेंज कैसी आएगी, तो डोमेन देखिए कैसी होगी। अब आप फंक्शन मतलब x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो। आप कहोगे सर मैं कोई भी रियल नंबर पुट कर दूंगा, मेरा आंसर तो हमेशा 3 आएगा। रियल नंबर x की जगह मैं कुछ भी डाल सकता हूँ सर, -1 -3 -5 पाई 2 पाई कुछ भी डाल सकता हूँ सर, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ, अच्छा रेंज बताओ, रेंज क्या आएगी। रेंज कहोगे सर आपने बताया था रेंज क्या होती है, रेंज होती है सर मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर क्या आएगा। आंसर देखिए आपका क्या आएगा, आपका आंसर हमेशा ही 3 आएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 में आपका आंसर हमेशा 3 आएगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के में आपका रेंज क्या आएगी, आपका आंसर हमेशा के आएगा, हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, के आएगा। तो ये चीज होगी हमारे यहाँ से, ठीक है। अब इसके ऊपर ना क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर। साथ साथ देखिए मैं आपको पढ़ाता चलूंगा कि क्या क्या टाइप के फंक्शंस हैं, उसके साथ मैं एक एक ना क्वेश्चंस भी आपको देता रहूंगा ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि सर किस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था, ये लिखा था, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाई cos 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये फंक्शन है, आपको बताना है फाइंड एफ ऑफ 2015, ये क्या होगा। अब देखिए कईयों की तो आपकी ना ये फंक्शन देख के ही आपके तोते उड़ जाएंगे, ठीक है। आप क्या सोचोगे, सर इतना बड़ा फंक्शन आ गया, इसकी वैल्यू कैसे निकालूं। अब कोई बच्चा सोचेगा x की जगह मैं 2015 पुट करके देख लेता हूं, लेकिन रुकिए, आपके सामने कभी भी फंक्शन की वैल्यू बड़ी सी दिख जाए ना, तो उसको छोटा करने की कोशिश करके आप ये देख सकते हो कि वो किस टाइप का फंक्शन है। टाइप आपको जैसे ही पता लगा आप तुरंत आंसर मार्क कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सोल्व करने का तरीका कैसा होना चाहिए था, आप कहोगे सर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये है cos स्क्वायर एक्स प्लस इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर एक्स इसका सर होल स्क्वायर बना लेता हूँ, और नीचे मैं क्या लिख लेता हूँ, मैं cos स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर बना लेता हूँ, या तो cos स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर, या तो इसको छोड़ दीजिए आप सिर्फ ना, आप एक काम करिए, हम सिर्फ न्यूमरेटर की बात करेंगे अभी। मैं सिर्फ न्यूमरेटर का केस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का केस लेके चलते हैं। तो ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस, अब साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए कितना आसान है कि आपको सिर्फ a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है। तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा cos 4x माइनस 2ab करोगे तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर एक्स। ऐसा बनेगा आपका, आपको सर बिल्कुल यही बनेगा। अब आप देखिए अगर आप इसको क्या करोगे, अलग निकाल दीजिए, ये बना 1 प्लस cos 4x। अब देखिए cos स्क्वायर एक्स यहाँ पे और माइनस का 2 cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से बनेगा माइनस cos स्क्वायर एक्स बचेगा सर मेरा। और इसको भी सोल्व करोगे तो आप देखो ये जो ये वाली चीज़ लिखी हुई है माइनस ये 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ये भी एक आइडेंटिटी आपकी बनी। तो यहाँ से आपका क्या बना, तो आप कहोगे सर मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos की पावर 4x, ये मेरा बनेगा सर। अब आप देखिए क्या ये डिनोमिनेटर के बराबर बन गया, बिल्कुल बन गया सर, ये तो मेरा डिनोमिनेटर के इक्वल बन गया। तो मैं क्या सीधा यहाँ से ये कह सकता हूँ कि ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे, आंसर आएगा 1। यहाँ से मेरा निकला क्या, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है मेरी 1। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 मतलब ये तो सर फंक्शन की वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। फंक्शन जो है कैसी वैल्यू दे रहा है, मेरे को एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है सर, तो ये कैसा फंक्शन होगा, ये तो कांस्टेंट फंक्शन होगा। कांस्टेंट फंक्शन होगा तो x की क्या वैल्यू रखूं कि क्या आंसर आएगा। आप कहोगे सर अभी आपने सिखाया कि कांस्टेंट फंक्शन में x की कोई भी वैल्यू डाल दो, x की कोई भी वैल्यू डाल दो, हमेशा आंसर बन आएगा। तो f ऑफ 2015 कितना आ जाएगा। अब बच्चा भी ये बता देगा कि f ऑफ 2015 जो है वो मेरा 1 आंसर देगा। तो यहाँ से f ऑफ 2015 कितना निकल के आया, ये 1 आया आंसर। बस आपका आंसर आ गया। यहाँ से देखिए आपको पूछा कैसा था फंक्शन इतना बड़ा सा पूछा था, आप 2015 सीधा पुट करने जाते तो आपके लिए काफी लंबे स्टेप्स हो जाते, ठीक है। आपने क्या किया, आपने पहले फंक्शन को ही छोटा करने की कोशिश करी। जैसे ही मुझे दिखा मैंने न्यूमरेटर को चेंज किया, मैंने पहले साइन की पावर 4x को कोस में लेके आया,
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर ओपन किया। फिर मैंने देखा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो बराबर है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर है दोनों को मैंने कैंसिल किया, आंसर 1 आ गया। 1 आते ही मेरे को पता लगा कि x की कोई भी वैल्यू पुट करूं मेरा आंसर हमेशा ही कांस्टेंट आएगा, तो f ऑफ 2015 ही बनेगा। सपोज करिए इसमें मैं आपसे पूछ लेता f ऑफ -4023, तो आप कहोगे तब भी 1 ही आएगा आंसर सर। ठीक है, तो यहां से हमने क्या क्या सीख लिया, यहां से देखिए बेटा हमने सीख लिया कॉस वाला नहीं, कांस्टेंट फंक्शन हमने सीख लिया। एक क्वेश्चन इसके ऊपर और देता हूं आपको। अब देखिए एक चीज और सिखाता हूं मैं आपको। यहां से एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, एक क्वेश्चन और देखिए। सपोज करिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि इफ हमारा जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, वो फंक्शन मेरा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 3 ले लीजिए आप 60 डिग्री, प्लस में कोस एक्स और इसके साथ है कोस एक्स प्लस पाई बाई 3। ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इतना है। अब है जी ऑफ 5/4, इसकी वैल्यू है 1। तो आपको क्या बताना है देन, मैं आपको यहां से ना दो चीजें सिखाऊंगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आपको फंक्शन दे दिया, फंक्शन कैसा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस में कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस पाई बाई 3। अब देखिए इतना बड़ा सा है, आपको घबराना नहीं है। यहाँ से आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। आपको दूसरा फंक्शन दिया, देखिए एक फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ था, सेकेंड फंक्शन आपको दिया जी ऑफ 5/4, मतलब कि जैसे ही 5/4 वैल्यू जी में फंक्शन में पुट करूंगा आंसर मेरा 1 देगा। अब आपको क्या निकालना है, जी ऑफ, इसको पढ़ते कैसे देखिए, कोई बच्चा इसको जैसे गोफ पढ़ता है, एफ ऑफ जी होता है तो फॉग पढ़ता है, तो गोफ ना पढ़िए आप इसको ये सोचिए ये लिखा होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से दो चीज मुझे क्या सिखानी है, पहली चीज देखो मेरे को आपको यहाँ से ये सिखानी है कि जब भी ऐसा लिखा होता है ना, सपोज करिए आपके सामने लिखा हो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है कि जी के अंदर आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, मतलब कि जैसे एफ फंक्शन है उसकी डोमेन क्या है एक्स, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है ऐसा फंक्शन उसमें एक्स पुट करेंगे। अब सपोज करो यहाँ से ये छोटी सी चीज सीखो, क्वेश्चन हम करेंगे नो डाउट। अब सपोज करो आपके सामने लिखा है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन था कि एफ ऑफ एक्स आपका है एक्स प्लस 2 और आपको फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आप कहोगे सर ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू मैं एक्स की जगह पुट करूंगा, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ एक्स प्लस 2, तो एक्स की जगह इतनी बड़ी वैल्यू जो आ गई तो वो एक्स की जगह पुट करोगे आप। अब तो आपका फंक्शन कितना, ये फंक्शन क्या देगा वैल्यू, ये फंक्शन देगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एक्स की वैल्यू आ गई, प्लस में 2 ये देगा एक्स स्क्वायर प्लस 7। ऐसे लिखते हैं, ये तो आपने ऐसे लिख दिया। अब सपोज करो आपको लिखना होता, आपका एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 2 और मैं दे दूं जी ऑफ एक्स क्या होगा, वो है मेरा 3 माइनस एक्स, ऐसा है। और अब मैं आपको कह रहा हूं आप लिखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जी के अंदर फंक्शन पूरा डाल दो आप। ठीक है, अब जी के अंदर देखो वैल्यू क्या है पूरे फंक्शन की वैल्यू है एक्स प्लस 2, तो जी के अंदर जाएगा एक्स प्लस 2। अब जी के अंदर x प्लस 2 क्या वैल्यू देगा, सर यहाँ x था तो वैल्यू दे रहा था 3 माइनस एक्स, अब x की जगह आ कितना गया है x प्लस 2, तो x की जगह x प्लस 2 आ गया सर, मतलब मेरे को यहाँ पे x की जगह x प्लस 2 रखना है, तो मेरा क्या आ जाएगा 3 माइनस एक्स की जगह रखा है x प्लस 2, तो आपका फंक्शन क्या बना 1 माइनस एक्स। तो आपकी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स देगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अब ना क्लियर हुई होगी। पहला कंसेप्ट तो मैं यही सिखाना चाहता हूं कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, या इसका उल्टा होता एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होता है हमारा। ठीक है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बेटा हमारा क्या होगा कि एफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू जी के ब्रैकेट में लेके आओ पहले आप। जी ऑफ एफ का मतलब एफ एक्स की जो वैल्यू है फंक्शन की जी के ब्रैकेट में लेके आओ। जी के ब्रैकेट में जब आ गई है वो, तो जी में जहां जहां एक्स होगा वहां वहां वो पूरा फंक्शन पुट कर दो आप। देखिए ऑप्शन मैंने आपको एग्जांपल से मैंने बता दिया कैसा होता है। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं अभी, अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये मैं हटा रहा हूँ, आपने उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप एक बार बैक करके फिर नोट कर लीजिएगा अपना। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें ना बेटा ये बोला है कि फंक्शन कितना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस में कोस एक्स इंटू कोस एक्स एक्स प्लस पाई बाई 3। ठीक है,
और ये दिया हुआ है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जब भी इतना बड़ा सा आपको फंक्शन दिखे, आपको करना क्या है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपको क्या करना है, आपको ना फंक्शन को छोटा बनाने की कोशिश करनी है। तो देखिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या था, आप आराम से कहोगे सर ये मेरे सामने था साइन स्क्वायर एक्स। अब जब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ोगे, आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे बेटा, उस टाइम आप ना ये फॉर्मूले पढ़ोगे। अभी के लिए आप लिख लीजिएगा कहीं पे भी। इसको देखिए मैं x प्लस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर बोल दूं, साइन स्क्वायर कह दो या ऐसे कह दो, इतना मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी ट्रिग्नोमेट्री आ रही होगी। अभी इसको मैं कोस एक्स के साथ यहाँ लिख देता हूँ कोस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3, ठीक है, ये मैंने आपके लिए लिख दिया। अब इसको ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ से बना साइन स्क्वायर एक्स। अब ये क्या बना, देखिए साइन में ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं साइन में ए प्लस बी होता है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। वो अगर हम यहाँ अप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, साइन ए साइन एक्स इंटू कोस बी कोस पाई बाई 3 प्लस में कोस ए होता है मतलब कोस एक्स प्लस इंटू में साइन बी होता है, क्या होता है कोस एक्स के साथ साइन बी मतलब साइन पाई बाई 3। ये तो हमने इतना ओपन कर दिया, ठीक है। फिर नीचे लिख रहा हूँ मैं, कोस एक्स के साथ हमारा क्या जाएगा, फिर एक फॉर्मूला देखिए हमारा होता है कोस ए प्लस बी का, वो क्या होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये सारी चीज़ मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री कराते हुए भी पढ़ाऊंगा आराम से, कि वो बनते कैसे हैं, कैसे कैसे याद करें, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप उसको मान के चलिए, मैं अभी लिख भी दूंगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कोस ए कोस बी कितना होगा, कोस पाई बाई 3 माइनस साइन ए मतलब साइन एक्स साइन बी मतलब साइन पाई बाई 3। ये आपके सामने निकल के आया। अब इसको अगर आप और फर्दर सोल्व करोगे तो आपका बना साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, कोस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर कोस पाई बाई 3 होता है 1/2, फिर प्लस में कोस एक्स, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 सर, प्लस में कोस एक्स। अब ब्रैकेट में क्या बनेगा, ब्रैकेट में हमारा देखिए क्या बनेगा, कोस एक्स कोस पाई बाई 3 होता है कोस 60 मतलब 1/2 माइनस बनेगा साइन एक्स साइन पाई बाई 3 होता है सर √3/2। ये हो गया। अब इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसको फर्दर और अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, हमारा क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स तो सर पहले ही था, यहाँ से देखिए आपका क्या बना सर साइन, देखिए देख लेते हैं एक बार हमारा क्या बना था, हमारा बना था साइन एक्स था साथ में 1/2, फिर हमारा क्या आया था प्लस में कोस एक्स था साथ में था √3/2, ये बना था। इसके साथ अब देखिए जब यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे आप, अंदर कोस एक्स के साथ √3/2 बना था, हमने क्या लिखा √3/2। फिर अब जब कोस एक्स के साथ कोस एक्स और कोस 1/2 मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका बनेगा क्या, आप कह दोगे सर मेरा बनेगा कोस स्क्वायर एक्स, उसके साथ बनेगा 1/2 माइनस, फिर मेरा क्या बनेगा, फिर अब जो कोस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका बनेगा कोस एक्स साइन एक्स √3/2 बन जाएगा माइनस में, ठीक है। आप कह सकते हो यहाँ से सर मेरा माइनस में, इसको लिख लेते हैं, मेरा बनेगा सर कोस एक्स साइन एक्स √3/2, ऐसा कुछ मेरा बना सर, आप ये आराम से कह सकते हो। अब आप देखिए जब यहाँ पे भी क्या बना था और उसका होल स्क्वायर आप कर चुके हो, तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे है, कोस स्क्वायर एक्स 1/2 यहाँ पे है, ठीक है। फिर कोस एक्स के साथ √3/2 है, ये देखिए इसका। अच्छा एक चीज़ देखिए हमारी छोटी सी गड़बड़ क्या हो गई, यहाँ देखिए साइन एक्स था ना, तो साइन में हम लोग चले कोस में आ गए, फिर कोस में हम लोग चले साइन में आ गए, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या खोला, कोस एक्स अलग किया, कोस ए प्लस बी अंदर से खोला, तो हमारा क्या बना कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन स्क्वायर एक्स निकला, साइन एक्स के साथ 1/2 आ गया, ठीक है। उसके साथ प्लस में कोस एक्स आया अलग से, साइन की वैल्यू √3/2 लिख दी। फिर हमारा कोस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बना, हमारा कोस स्क्वायर एक्स 1/2 बना, क्योंकि कोस एक्स और इंटू कोस एक्स तो कोस स्क्वायर एक्स बनेगा, 1/2 आ गया, माइनस लगा के कोस एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा √3/2 आ जाएगा। अभी तक हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे इस चीज़ को ये सोचिए आप कि इस चीज़ को आप आगे फर्दर सोल्व करते हुए क्या करोगे, तो आप कह सकते हो कि साइन स्क्वायर एक्स है सर मेरा, इधर कोस स्क्वायर एक्स है, दोनों में 1/2 है, और इधर साइन एक्स के साथ 1/2 है, तो आप सारे साइन एक्स वाली टर्म इकट्ठी कर लो, कॉस एक्स वाली टर्म इकट्ठी कर लो, ठीक है। ठीक है, तो हम सारी अपनी टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं।
इसमें एक छोटी सी देखिए बारीक सी मिस्टेक हमसे क्या हो गई, अब हमें इसका ना होल स्क्वायर करना था, तो मैं यहाँ नोट डाउन भी करा देता हूँ। इसका जैसे होल स्क्वायर करना है तो साइन ए प्लस भी तो मैंने खोल दिया यहाँ पे, अब इसका सर होल स्क्वायर भी तो करेंगे। जब होल स्क्वायर करोगे तो ये बेटा साइन स्क्वायर एक्स बाय 1/4 हो जाएगा, ये सही कर लीजिए 1/4, और ये कोस स्क्वायर एक्स बाय ये आपका आ जाएगा 3/4। कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 3/4। ये करेक्ट करवा रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। फिर ये हो गया, तो इसमें जब नेक्स्ट जाएंगे हम लोग तो नेक्स्ट में भी सेम चीज़ हमारे साथ होगी, सेम चीज़ हमारे साथ होगी। तो ये हमारा बना कितना है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये बना था 1/4, और ये कोस स्क्वायर एक्स ये बना था √3/4, 3/4 बन जाएगा, ये बन गया। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स इकट्ठा कर लीजिए आप सारा, तो आपका क्या बनेगा यहाँ से 5 साइन स्क्वायर एक्स बाय 4, 5/4, ठीक है। अब कोस स्क्वायर एक्स 3/4 है और कोस स्क्वायर एक्स 1/2 है, तो इसको जब इकट्ठा करोगे तो आप क्या कह सकते हो, इस 1/2 को मैं देखिए 2/4 लिख दूँ, ईजी पड़ जाएगा आपका। तो 3 और 2 5/4, तो यहाँ से बना कोस स्क्वायर एक्स 5/4, ये बना। और इसके साथ ना एक टर्म और आ जाएगी, देखिए आपकी एक टर्म आपकी और आ जाती है साइन वाली। जब आप इसको ओपन करते हो ना तो साइन की जो एक टर्म रहेगी कोस और साइन वाली वो आपकी कैंसिल हो जाएगी बेटा। यहाँ से एक टर्म जो ये वाली है ना ये आपकी कैंसिल हो जाएगी, वो भी दिखाता हूँ मैं कैसे कैंसिल होगी, पहले इतना कर लेते हैं। इसको यहाँ से 5/4 जब आप कॉमन निकालोगे तो आपका बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये आपका बन गया। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आई 5/4। तो आपने क्या देखा, आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई 5/4, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी 5/4 वैल्यू आई आपके सामने। कैसी वैल्यू है 5/4। तो जब भी फंक्शन की वैल्यू, क्या सिखाया था मैंने, फंक्शन की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, फंक्शन की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए मतलब कुछ भी पुट करो आपका यही आएगा। और आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में आपको बोला हुआ था कि g ऑफ 5/4 उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 1, ठीक है। तो आपको निकालना था g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x का मतलब मैंने क्या बताया कि g के अंदर f फंक्शन रखना है आपको। अब g के अंदर फंक्शन है क्या, 5/4 ही तो है, और 5/4 की वैल्यू ऑलरेडी 1 दे रखी है, तो आपका आंसर यहाँ से 1 ही आना था। आपका आंसर क्या आना था, आपका आंसर यहाँ से 1 ही आना था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैंसिल कैसे हुआ होगा, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये हमारा कैंसिल जो है कैसे हुआ होगा। देखिए ये कैंसिल कैसे हुआ होगा, ये कैंसिल हमारा देखिए इस तरीके से हुआ बेटा। जब हम ये वाला सोल्व करेंगे ना, इसका जब हम होल स्क्वायर निकाल के लाएंगे, इसका हम जब होल स्क्वायर निकाल के लाएंगे तो ए स्क्वायर तो हमारा ये खुल गया, बी स्क्वायर ये खुला, साथ में एक टर्म और ऐड हो जाएगी 2ab, मतलब 2 साइन एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा 2ab जब आप करोगे तो यहाँ से हमारा साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, और उसके साथ मेरी खुलेगी क्या बेटा, उसके साथ मेरी खुल जाएगी √3/2 भी था साथ में, और यहाँ से 1/2 था तो ये हट गया। अब ये √3/2 साइन x/2 ये सब खुल जाएगा हमारा। तो ये जब आएगा ना, और यही हमारा देखिए इसमें आया हुआ है cos x sin x √3/2, सेम चीज़ है, तो ये इस वजह से कैंसिल हो गई। अगर आप कहो तो मैं एक बार फिर से आपके लिए ना क्लियर साफ पेज पे कर देता हूँ, थोड़ा सा वो हो गया था। क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे सामने, फंक्शन से शुरू करता हूँ मैं सीधा, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाए और एक ही पेज पे हम लोग करते चलेंगे। थोड़ा सा स्टेप, एक दो स्टेप में क्रॉस करूँगा उसमें, ठीक है। फंक्शन क्या था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर में क्या दिया हुआ था x प्लस π/3, फिर साथ में था आपका cos x, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा इसमें ताकि एक ही पेज पे आ जाए, x प्लस π/3। स्टेप्स खाऊंगा थोड़े से, देखिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स ऐसे का ऐसे आ जाएगा, ठीक है सर। अब इसको साइन x प्लस π/3 का होल स्क्वायर लेके चलते हैं, मैं होल स्क्वायर पहले ही लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन a मतलब साइन x, फिर आएगा कोस b, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ये बना, इसका जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में कोस x अलग है, यहाँ से आएगा कोस a कोस x, फिर कोस b कोस π/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर ये साइन a मतलब साइन x साइन π/3, ठीक है। ये आपको विजिबल हो रहा होगा पीछे तक, ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसके बाद देखिए क्या करने जा रहा हूँ मैं, अब यहीं पे ना इस ब्रैकेट को सोल्व कर रहा हूँ मैं, इस वाली ब्रैकेट को अगर मैं सोल्व करूँ, मैं एक एक करके नहीं जाऊँगा, मैं बस ब्रैकेट सोल्व करता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट को अगर करेंगे
तो साइन एक्स के साथ क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर कोस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये बन गया। प्लस में कोस एक्स के साथ साइन कितना होता है, आप कहोगे सर √3/2 होता है। ठीक है, ये होगा। अब इस स्क्वायर को जब ओपन करूंगा मैं तो कितना बना मेरा, a² मतलब साइन स्क्वायर x/4 प्लस b² मतलब कोस स्क्वायर x इंटू में 3/4 प्लस में 2ab तो 2 साइन x/2 b करेंगे तो कोस x √3/2। तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बना कितना। अब देखिए साथ में ना ये वाला साइन स्क्वायर x चल ही रहा था, साइन स्क्वायर x। ठीक है, इसको जब सोल्व किया, इतने को मैंने सोल्व किया तो मेरा क्या बना, 5 साइन स्क्वायर x/4। ठीक है, ये बन गया। अब जब यहाँ सोल्व करूँगा मैं, अब इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। इसको जब सोल्व करेंगे, इसको देखिए मैं रेड से दिखा देता हूँ आपको, ईजी होगा थोड़ा सा। इसको जब सोल्व किया तो क्या बनेगा, कोस एक्स तो बाहर है, अंदर बनेगा कोस एक्स के साथ 1/2 माइनस साइन एक्स के साथ √3/2, ये बना। अब इसको फर्दर जब सोल्व करेंगे ना, फर्दर इसको मैं नीचे लेके आता हूँ सोल्व करते हुए, इसको फर्दर जब सोल्व करेंगे तो हमारा बनेगा कोस स्क्वायर x/2 माइनस कोस x √3/2 साथ में है साइन x। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमारा, मैं इसको ब्लू से दिखाता हूँ। अब जो ये वाला पोर्शन है ना हमारा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स √3/2, और ये वाला जो पोर्शन है, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये चीज़ है, ये आपको वहाँ विजिबल नहीं हुई होगी। प्लस में आपके साथ क्या है, कोस स्क्वायर x 3/4 प्लस कोस स्क्वायर x/2। अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 5/4 कोस स्क्वायर x, और इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 5/4 कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 दे देगा। देखिए एक ही पेज में मैंने दोबारा बिल्कुल क्लियर कट सोल्व कर दिया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो क्या हो गया था, वहाँ पे थोड़ा सा ना होच पोच हो गया था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम थी, इस वजह से एक आधी चीज़ होल स्क्वायरिंग करना भूल गए थे हम लोग। ठीक है, गलती हुई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि होल स्क्वायर करना मैं यहाँ भूल गया था। ठीक, अब यहाँ क्लियर देख लेते हैं। मैंने आपको दिखा दिया कि क्लियरली क्या हो रहा था। क्लियरली ये चीज़ हमारे सामने आ रही थी। फिर हमें जी ऑफ एफ पे जाना था, वो आप यहाँ से सीख सकते हो। जैसे ही फंक्शन की वैल्यू 5/4 आई तो जी ऑफ एफ होता क्या है, जी ऑफ एफ तो आपने अभी सिखाया था सर कि जी ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है कि जी के अंदर फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो। फंक्शन की वैल्यू ही 5/4 आई है, वो सर आपने क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 दे रखी है, तो मतलब आंसर मेरा 1 निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन ना, इसको मैं क्या कहता हूँ, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है ना, इसको देखिए मैं कहता हूँ ये ना स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन होते हैं हमारे। क्या होते हैं, स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन हम जान चुके क्या होते हैं। इसमें आपको एक काम क्या करना है, अब यहाँ से आपके लिए देखिए फ्रूटफुल क्या है, मैं आपको वो चीज़ दे देता हूँ कि आपके लिए फ्रूटफुल क्या होगा। तो आपके लिए कुछ याद रखना है, याद रखने के लिए मैं दे रहा हूँ, आपका सीधा शॉर्टकट में वो काम आएगा, स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन। कैसे फंक्शन, स्पेशल कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ से आपको चीज़ क्या याद रखनी है, मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको 2 चीज़ें यहाँ से याद रखनी बेटा। पहली चीज़ रहेगी, जब भी आपके सामने हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस π/3 मतलब 60 डिग्री प्लस कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस π/3, इसकी वैल्यू आपको हमेशा याद रखने की 5/4 आएगी। क्या बोला मैंने, इसकी वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है कि इसकी वैल्यू आपको हमेशा ही 5/4 मिलेगी। एक चीज़ और लिख लीजिए इसके साथ साथ, कई बार आपके एग्जाम में ना डायरेक्ट उठ के आएगा, तो मैं चाहता हूं कि आप अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको इतना सोल्व करने देखिए, जितना ये हमने सोल्व किया ना, अब बीच में गलती भी हो सकती है, तो इतना सोल्व करने में आपको समय ना लगे। समय ना लगे तो दूसरा क्या चीज़ है, दूसरी चीज़ हमारी क्या कहती है, दूसरी चीज़ है बेटा हमारी कि सपोज करिए ऐसा लिखा हुआ है कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस π/3, और इधर साथ में माइनस लगा के कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू मेरी होती है 3/4। ये 2 आपको हमेशा याद रखनी है। आपको क्या करना है, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कांस्टेंट फंक्शन पढ़ो आपको ये 2 वैल्यूज हमेशा याद रखनी है। अगर आप याद रखोगे तो इस चीज़ की एश्योरिटी मेरी है कि अगर आपने याद रखा तो एटलीस्ट आप ना कम से कम 3 से 4 मिनट अपनी सेव भी कर रहे हो पेपर के अंदर, प्लस क्वेश्चन भी सही करोगे आप। कई बार क्या होता है, बच्चा अटेम्प्ट करना उठा देता है
कि कांस्टेंट फंक्शन तो मुझे बहुत आसानी से आता है, मैं अटेम्प्ट उठा लेता हूँ, अटेम्प्ट भी उठाता है, गलत भी हो जाता है, टाइम खराब करता है, मार्क्स खोता है। आपको अगर डायरेक्ट याद है तो आपको सिर्फ वहाँ पे क्या लगाना था, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बताना था। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आप बता देते, फंक्शन की वैल्यू 5/4 आएगी और जी 5/4 मेरा 1 दिया ही हुआ है, तो मेरा आंसर ही 1 आएगा। तो आपको याद कैसे करोगे, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर में कोई टर्म लिखी हुई है, फिर साइन स्क्वायर में 60 डिग्री के बाद वो टर्म लिखिए एक्स प्लस 60 डिग्री, प्लस में कोस एक्स इंटू कोस का एक्स प्लस 60 डिग्री मल्टीप्लाई में है, ठीक है। वो तो है 5/4। यहाँ देखिए तीनों प्लस हुए थे तो 5/4, नीचे वाले में कोस स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स के साथ 60 डिग्री है, माइनस हो रहा है, कुछ ना कुछ कम हो रहा है। देखिए प्लस हो रहा था तो मतलब ज्यादा आएगा तो 5/4, माइनस हो रहा है मतलब कम आएगा 3/4। आपको ये दो वैल्यूज हमेशा याद रखनी है, ये चीज मेरी मान लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने थोड़ा सा कांस्टेंट फंक्शन पे आज कुछ ज़्यादा समय दे दिया, लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन पे देखिए, हालांकि मैं इतना आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मोस्टली टीचर्स आपको ऐसे दिखेंगे कांस्टेंट फंक्शन तुरंत बताते हैं कि एफ ऑफ एक्स किसी भी कांस्टेंट के बराबर हो जाए तो वो कांस्टेंट फंक्शन होता है। लेकिन ये चीज़ें कोई नहीं बताता, ये चीज़ें कोई नहीं बताता कि कांस्टेंट फंक्शन काम कैसे करता है, क्वेश्चंस में कैसे आपको घुमा देता है। मैं आपको बस वो चीज़ें यहाँ क्लियर कराना चाहता था, ताकि आप भी वो स्टूडेंट ना बने या वो टीचर ना बने भविष्य में जाके जो बच्चे को सिर्फ इतना बता दो कि कांस्टेंट फंक्शन इतना होता है कि उसको के बराबर रख दो, ग्राफ दिखा दिया, खेल खत्म। ऐसा नहीं है भाई, उसको ये भी बताओ ना कि उसके क्वेश्चंस कैसे पुट होते हैं, कैसे एग्जाम में वो देख पाए कि क्वेश्चंस ये कांस्टेंट फंक्शन का आया है, कैसे वो सेकंड्स में आंसर मार्क कर सकता है, ठीक है। वो चीज़ नहीं बताते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो चीज़ यहाँ क्लियर हुई होगी देख के। अगर क्लियर हुई है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख दीजिएगा कि सर मेरा कांस्टेंट फंक्शन अब क्लियर हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन देखिए हमारा कौन सा है बेटा, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए। अब इसको भी तुरंत ऐसे बता के आगे निकल जाते हैं कि जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल्स होगा उस तरीके से नहीं चलेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन को भी आपको मैं बिल्कुल आराम से बताता हूँ। देखिए कोई भी फंक्शन, मैं क्या कह रहा हूँ इसके लिए भी मैंने आपके लिए पूरी अच्छे से मेहनत करी है। अब देखिए कोई भी फंक्शन है हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब ये आप मान सकते हो रियल टू रियल ही है, ठीक है, हमारा रियल फंक्शन ही है। अभी इस वीडियो के ना एंड में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, इस वीडियो के एंड में, या फिर आज ही मैंने एक सेपरेट वीडियो और बना देता हूँ, या तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक वर्बली क्वेश्चन और दिया था कि रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसके एंड में, इस वीडियो जब एंड होगी ना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग ये सीखते हैं। तो हमारा कोई भी फंक्शन देखिए, अगर इस उसका है ना एक तरीके से इस फॉर्म का या इस शक्ल का कह लीजिए आप लोग, कि हमारा फंक्शन है, सपोज करिए ए नॉट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, और ये चलता चलता जा रहा है हमारा ए एन एक्स की पावर 0 तक, ठीक है। ऐसा जा रहा है, एक्स की पावर 0 का आप 1 ही मान लीजिए, ठीक है। हमारा इस टाइप तक आ रहा है। ये आप कह सकते हो ए एन एक्स की पावर एन और साथ में ए एन आ रहा है। इस फॉर्म का जब भी हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा, उसको पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। देखिए जैसा कि नाम ही है ना हमारा पोलिनोमियल, मैंने आपको पूरा पोलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट में आप जाइए, पोलिनोमियल्स के नाम से आपको चैप्टर दिखेगा, वहां पढ़ सकते हो। देखिए पोलिनोमियल क्या होते हैं, वहां पे मैंने आपको बिल्कुल आराम से बताया था कि पोलिनोमियल्स हमारे ना, पोलिनोमियल क्या होते हैं, जिसकी भी पावर होल नंबर होगी। होल नंबर क्या होते हैं सर, उसके लिए रियल नंबर्स का चैप्टर पढ़ा रखा है, आपको सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, आप बस उसको देखिए जाके। मैं बता देता हूँ क्या होता है। होल नंबर्स देखिए हमारे होते हैं जहाँ नेचुरल नंबर्स और साथ में जीरो काउंट हो जाता है। क्या काउंट हो जाता है, जीरो काउंट हो जाता है, वो हमारा होल नंबर्स होता है। तो कभी भी पावर किसी भी वेरिएबल की, किसी भी वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, जो भी हमारा वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो वेरी करता है, जिसकी वैल्यूज कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू होती है। अब देखिए किसी भी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर आ जाती है तो उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते थे, पॉलिनोमियल। तो उसी पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल फंक्शन बना है कि हमारा फंक्शन ऐसा जिसमें x की पावर्स, हमारी x की मतलब वेरिएबल की पावर्स अगर होल नंबर्स होंगी, x की पावर हमारी होल नंबर्स होंगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। नहीं समझ आया सर, एग्जाम्पल दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ आया, एग्जाम्पल दीजिए सर। ठीक है, लीजिए एग्जाम्पल लीजिए आप। सपोज करिए आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, सपोज करते हैं कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि आपका ना फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन है ए। क्या ये फंक्शन है, ये आप कहोगे सर ये तो मेरा कांस्टेंट फंक्शन है। मैं कहूँगा कांस्टेंट फंक्शन तो है,
भाई ये आपकी बात मान ली कांस्टेंट फंक्शन है, ध्यान से देखिए क्या इसके साथ मैं ये लिख सकता हूँ x की पावर 0 रही होगी? कहोगे बिल्कुल कह सकते हो सर। अब x की पावर 0 रही होगी क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 देती है वैल्यू। अब किसी x की पावर 0 0 एक होल नंबर है, बिल्कुल है सर, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा। तो इससे हमने क्या सीखा, एक हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन होता है ना, हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। एक फंक्शन मैंने बोल दिया कि दूसरा फंक्शन है मेरे सामने ax प्लस में b। क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? आप कहोगे सर x की पावर 1 है यहाँ पे, और इसमें कंडीशन दे दी कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो मेरा f ऑफ x b हो गया, वो तो मेरा कांस्टेंट कहलाएगा। अब इस फंक्शन को मैं क्या कह सकता हूँ, आप कहोगे सर ये लीनियर फंक्शन है मेरा। अब ध्यान देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फिर एक फंक्शन मैंने आपको दे दिया कि लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c। आप कहोगे सर इसमें तो पावर 2 है, ये तो सर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लेकिन कंडीशन क्या होगी? क्वाड्रेटिक तो है सर, कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हुआ तो सर ये सिर्फ इतना बच जाएगा, वो लीनियर हो जाएगा। b भी 0 हो गया तो सर वो कांस्टेंट फंक्शन बच जाएगा। अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ से आपको जो सिखाना चाहता हूँ, एक होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एक टर्म होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर आपने पॉलिनोमियल वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आप, अगर आपको ये चीज़ें छोटी थोड़ी क्लियर नहीं हो रही हैं, अगर बेसिक्स नहीं लग रहा कि मेरा बिल्कुल ही बेसिक खराब है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा आप, ठीक। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी की भी जो कोई भी फंक्शन है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन की जो मैक्सिमम पावर होती है ना, जो मैक्सिमम पावर होती है वो मेरी डिग्री कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी फंक्शन की, पॉलिनोमियल फंक्शन की मैक्सिमम जो पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। कांस्टेंट फंक्शन में डिग्री क्या होगी? आप कहोगे सर 0 होगी। मैं कह रहा हूँ लीनियर फंक्शन में डिग्री क्या होगी? आप कहोगे, इसमें देखिए डिग्री क्या क्या है, 1 भी है, b के साथ 0 भी है, तो मैक्सिमम डिग्री क्या होगी? मैक्सिमम पावर 1, तो डिग्री 1। क्वाड्रेटिक फंक्शन की क्या हो जाएगी? आप कहोगे डिग्री 2। सिमिलरली क्यूबिक की क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, डिग्री हो, समझ गए। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ था, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स और ये पॉलिनोमियल फंक्शन, इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री कोई बताए तो माने। अब इसमें आप कहोगे सर इसकी डिग्री होगी n। पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डिग्री होगी वो हो जाएगी सर मेरी n। n इसकी मैक्सिमम पावर है सर मेरे पास। अब एक बच्चा आएगा आप में से, कहेगा कि सर इसकी डिग्री हम इनफाइनाइट कह सकते हैं क्या? इनफाइनाइट, इन्फिनिटी कह सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकता है ये तो सर डिग्री में। मैं कहूँगा नहीं बेटा, इसकी डिग्री को कभी भी हम इनफाइनाइट नहीं कहते, इसकी डिग्री को हम n कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठ जाएगा, आप मुझसे पूछोगे कि सर इसकी डिग्री को मैं इनफाइनाइट क्यों नहीं कह सकता? तो मैं वो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। क्या आप इनफाइनाइट को काउंट करके मुझे बता सकते हैं? आपने कह दिया ये इनफाइनाइट है, मैंने बोला इनफाइनाइट से एक आगे और बढ़ जाओ, वो भी इनफाइनाइट है। फिर एक बच्चा आएगा, सर नहीं उसके 4 और आगे बढ़ जाता हूं तो वो इनफाइनाइट है। तो इन्फिनिटी को हम कभी काउंट नहीं कर सकते, तो डिग्री हमेशा काउंटेबल होगी। क्या होगी? ये चीज ध्यान रखिएगा, डिग्री इज ऑलवेज काउंटेबल। जिस पावर को आप काउंट कर सकते हो, काउंट किसको करोगे? आप n को काउंट कर सकते हो। n मतलब यहाँ पे कोई ना पर्टिकुलर वैल्यू पड़ी होगी, उस वैल्यू की आप बात कर रहे हो। इतनी चीजें पड़ी हुई हैं। अब यहां से चल के आप यहां से चल के यहां तक पहुंच गई, ये आपका n है। n मतलब n टर्म चीज होगी कि इसको आप पर्टिकुलर एक पॉइंट पे फिक्स कर सकते हो। इन्फिनिटी में आपने कह दिया ये इन्फिनिटी है, मैंने इसके सामने एक चीज और जोड़ दी, मैं कह रहा हूं अब ना ये इन्फिनिटी है। एक बच्चा हो रहा है, उसने ये जोड़ दिया, अब कह रहा है सर इन्फिनिटी तो ये हो गई, तो यहां तक चला गया। लेकिन n क्या है? यहां तक की चीज को n मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आप बात कर रहे हो। इन्फिनिटी मतलब उसके आगे थोड़ा सा और बढ़ जाओ इन्फिनिटी, तो वो भी हो गया। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा, जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते ना, वो कभी डिग्री नहीं कहलाती हमारी। डिग्री कहाँ होगा? जो काउंटेबल होगी। आपको ये लग रहा होगा काफी बच्चों को ना कि सर बहुत स्लो जा रहे हो आप इस लेक्चर में, लेकिन ये जो चीजें ना, छोटी छोटी चीजें बेटा, आपके आने वाले चैप्टर्स के लिए बेस बना रहा हूं मैं। यहाँ पे आपके आने वाले चैप्टर्स के लिए बेस बना रहा हूँ, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन में मैंने इतना टाइम दिया, सेम इतना ही टाइम मैं पॉलिनोमियल फंक्शन में भी इस वजह से दे रहा हूँ, ताकि आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाए। क्योंकि मोस्टली बच्चे, देखिए आप में से क्या होता है, कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं, कई बार मैं देखता भी हूँ जैसे बच्चों को, या जो भी आप लोग जैसे टीचर बनने जा रहे हैं, आप में से मोस्टली हो गए ना, कईयों के डाउट होते हैं, सर मुझे ना इंटीग्रेशन में दिक्कत होती है, मुझे सर डिफरेंशिएशन, कैलकुलस मेरा बहुत वीक है सर। किसी को होता है सर मेरा ना अलजेब्रा वीक है। क्यों है? ये जो छोटी छोटी बारीकियां है ना, जिसके दिमाग में एक बार क्लियर हो गई ना,
उसको करते हुए ना, कैलकुलस करते हुए बहुत मजा आता है। उसका दिमाग खुला रहता है कि कब डिग्री का खेल है, कब पॉलिनोमियल फंक्शन का खेल है, कब इनफाइनाइट का खेल होता है, कब किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू का खेल होता है। इंटीग्रेट का मतलब ये होता है तो अच्छा ऐड करके वहां तक जाना है, डिफरेंशिएट मतलब तोड़ तोड़ के वहां तक जाना है। तो वो चीज़ें क्लियर होती हैं अगर आपको ये बेसिक क्लियर होता है तो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको लग जरूर सकता है कि आप बहुत स्लो जा रहे हो सर, अभी तक आपने 2 ही चीज़ें पढ़ाई, इतना टाइम हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका बेस बनता रहे यहाँ से। ठीक, तो पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने आपको क्या क्या बता दिया, डिग्री बता दी, ये बता दिया डिग्री से हम बता सकते किस टाइप का फंक्शन होगा। एक चीज़ और पॉलिनोमियल फंक्शन से मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ और देखिए, 2 तरीके से और होता है। एक होता है हमारा जब हमारी ना इवन डिग्री होती है, हमारी डिग्री कैसे हो, हमारी डिग्री जो है इवन हो, तो इसको हम बोलते हैं इवन पॉलिनोमियल, इवन पॉलिनोमियल्स। और जब हमारी ऑड डिग्री होगी तो उसको हम लोग कहेंगे ऑड पॉलिनोमियल फंक्शन। ये तो आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा बेटा, इसको हम लोग कहते हैं ऑड पॉलिनोमियल फंक्शन। और इसमें बताने लायक कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं, एक चीज़ आपको बस ये देखना है, सपोज कर एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 3x की क्यूब प्लस 7x प्लस 1। मैंने पूछा कि इसकी ना आप डिग्री बताओ, तो अब आप में से हर बच्चा बता देगा सर इसकी डिग्री जो है वो 5 है, ये आपने बता दिया। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है कि जो रेंज होती है ना, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, वो हमेशा आपकी रियल नंबर होती है, आर होती है, हमेशा रियल नंबर आपकी रेंज होगी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की। ये चीज़ समझिए, आपको इवन डिग्री पॉलिनोमियल में आप कभी भी नहीं कह सकते कि आपकी रेंज जो है पूरे रियल नंबर्स होते हैं, आप कभी नहीं कह सकते कि आपकी पूरे ही इवन नंबर होते हैं। ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना भाई, देखिए नहीं तो ये कंसेप्ट आपका मिस हो जाता। इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, आपकी आधी चीज़ें सुधर जाएंगी इससे। मैंने क्या बोला यहाँ पे कि जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, उसकी रेंज हमेशा रियल नंबर होगी। ठीक है, अब आप में डाउट आ जाएगा सर ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता है कि उसकी रेंज हमेशा होगी। अब मैं कहूँगा ऐसा इसलिए होगा, सपोज करो मैं आपको ना ग्राफ से दिखाता हूँ। क्यों बोलता हूँ ग्राफ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सपोज करना है कि वो ग्राफ है, ये हमारा देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है बेटा। ठीक है, ये हमने बना दिया, ये हमारी वाई एक्सिस थी, फिर ये मान लीजिए ये मेरी एक्स एक्सिस है। ठीक, अब जब मैं ओड डिग्री मतलब आप एज्यूम कर लीजिए ओड में ना मैं मान लेता हूँ कि एक्स क्यूब का मैं ग्राफ बना रहा हूँ। अब ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है कि ग्राफ बनता कैसे है, आपने मैंने बोला इसका फैक्टर कर लो बेटा, एक्स क्यूब का फैक्टर क्या होगा, एक्स की पावर 3 है सर, एक्स का फैक्टर तो यही है सर। तो मतलब एक्स कितनी वैल्यू दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है सर। क्या वैल्यू दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है। तो उसके बाद क्या सिखाया, प्लस माइनस लगा दो, वेवी कर्वी मेथड आपको सिखाया, राइट साइड में हमेशा प्लस आएगा, लेफ्ट साइड में हमेशा माइनस आएगा। तो इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो प्लस के लिए तो हम सर ऊपर कर देते हैं, माइनस के लिए हम नीचे ले आते हैं। ये देखिए इस फॉर्म का हमारा ग्राफ होता है। तो अब ये जो ग्राफ होगा ना ऑड पॉलिनोम, ये हमेशा देखिए ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ये से इनफाइनाइट तक। रेंज मैंने क्या बताई थी आपको, सिखाया क्या था जब डोमेन और रेंज बता रहा था, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है। डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस में कितना फैला सकते हैं चीज़ों को, और रेंज का मतलब वाई एक्सिस में कितना फैला सकते हैं। तो देखिए जो ये ओड डिग्री होगी ना, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 8, 9 ऐसे करके जो भी ओड डिग्री होगी, हमारी सबका ग्राफ ना इसी फॉर्मेट का होगा कि वो वाई एक्सिस में ना, वाई एक्सिस में वो इनफाइनाइट तक बढ़ सकता है हमारा। तो वाई एक्सिस में जब इनफाइनाइट तक बढ़ सकता है कि पॉजिटिव इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक, तो रेंज क्या हुई, रियल नंबर हुई सर। रेंज क्या आ गई हमारी, रेंज आ गई सर मेरी रियल नंबर, रेंज मेरी कैसी आ गई, रियल। इस वजह से मैंने आपको देखिए ये लाइन बोली है कि ओड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज हमेशा आर होगी। तो अब आप में किसी बच्चे का डाउट ये आ सकता है सर फिर तो सर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इवन डिग्री में क्यों नहीं होगा सर। तो इवन डिग्री का भी देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, इवन डिग्री का भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इवन डिग्री में ऐसा क्यों नहीं होगा। इवन डिग्री में ऐसा इसलिए नहीं होगा कि ये हमारे ना कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको सही करते हैं।
ये हमारा आप मान लीजिए एक्स एक्सिस थी, ठीक है, और ये हमारी वाई एक्सिस है, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है ये इसमें, ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो जो हमारे मान लो कि मैंने आपको बनाया कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ मुझे बनाना है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, तो आप कहोगे सर कैसे बनेगा, स्क्वायर कहाँ, ये जीरो पे लाई करेगा सर, जीरो पे लाई करेगा जब वेवी कर्वी से, तो राइट में तो हमेशा प्लस आएगा। अब ये जीरो मिला कैसे था, एक्स मिला था, इवन पावर से मिला था, तो ये भी प्लस रह जाएगा। तो इसका ग्राफ हमारा जो होता है, देखिए पैराबोलिक फॉर्म में ये ऐसे ऊपर निकल जाता है, ऐसे ऊपर निकल जाता है, तो ये ऊपर तो इनफाइनाइट तक जा रहा है सर। तो आप कहोगे सर ऐसा क्या, आप तो सर ये वाला बना के दिखाओ कि x प्लस 5 का बना के दिखाओ, इसका होल स्क्वायर। मैं कहूँगा ये कहीं यहाँ से निकल जाएगा भाई, यहाँ पे ये वैल्यू दे रहा होगा, ये ऐसे निकल जाएगा कहीं। तो इसमें एक चीज़ देखिए, जो पॉजिटिव पावर्स का, जो इवन पावर्स का ग्राफ है हमारा, जो इवन पावर्स का ग्राफ है ना, वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नीचे आके दोबारा ऊपर उठेगा। इवन पावर या फिर पैराबोलिक जो हमारे होते हैं, जो हमारे पैराबोलिक होते हैं, इस चीज़ को आराम से समझिएगा, जो हमारा पैराबोलिक होती है शेप, वो नीचे तो जाती है, नीचे तो वो जाती है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके नीचे से दोबारा ऊपर उठना शुरू कर देती है। तो ये नीचे कितना नीचे चली जाएगी, अगर ये मान लो कि बिल्कुल इनफाइनाइट वैल्यू तक भी नीचे जा रही है ना, तो वहां तक जाके सीमित नहीं रहेगी, वो नीचे जाके दोबारा ऊपर उठ के आ जाएगी। तो इसलिए इवन पावर में हम ये कह सकते हैं, जो इवन पावर की हमारी जो होगी ना रेंज, इसमें हम ये कह सकते हैं, जो हमारी इवन पावर की रेंज है ना, रेंज इवन डिग्री वाली, इवन पॉलिनोमियल की जो हमारी रेंज होगी, इवन पॉलिनोमियल फंक्शन की, ठीक है, वो रेंज हमारी ना सबसेट ऑफ रियल नंबर होगी। पूरे रियल नहीं कह सकते हम, सबसेट ऑफ रियल नंबर तो कह सकते हैं कि रियल नंबर्स का एक सबसेट हो सकता है, पूरा रियल कभी नहीं हो सकता। क्यों, वो मैंने आपको देखिए ग्राफ से सिखा दिया कि नीचे तो जाती है पर्टिकुलर, लेकिन उठ के दोबारा ऊपर आएगा वो ग्राफ। वहीं पे एक्स जो ओड पोलिनोमियल वाला जो होता है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस चीज को, वहीं पे जो हमारा ओड पोलिनोमियल वाला होता है ना, ओड पोलिनोमियल, उसमें नीचे तक भी जाता है और ऊपर तक भी इनफाइनाइट तक जाता है, ऐसे जाके ऐसे ग्राफ आता है हमारा। तो वो माइनस इनफाइनाइट तक भी जाता है और ऊपर इनफाइनाइट तक भी जाता है, लेकिन इवन वाले में वो वापस आ जाता है। तो ओड में इसी वजह से कहा जाता है कि ओड डिग्री पोलिनोमियल की रेंज हमेशा रियल नंबर होगी। तो ये चीज़ मैं अब उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में अब हो जाना चाहिए कि जहाँ पे भी ओड डिग्री पोलिनोमियल दिखे, रेंज हमेशा रियल नंबर, इवन डिग्री पोलिनोमियल दिखे, वहाँ पे रेंज हमेशा सबसेट ऑफ रियल नंबर होगी, ना कि रियल नंबर पूरे होंगे। ठीक है, ये चीज़ अब मैं मानता हूँ क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर है तो कमेंट में लिखिएगा सर हमें पॉलिनोमियल फंक्शन अब क्लियर हो गया आराम से। ठीक है, तो ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं इसके बाद। नेक्स्ट हमारा देखिए फंक्शन क्या है, नेक्स्ट हमारा फंक्शन आ जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इस चीज़ की तो शायद कोई ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लोगैरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल और लोगैरिथम का चैप्टर नंबर 3 मैंने बिल्कुल विस्तार से आपको करा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उस चीज़ की बात करेंगे, लेकिन मैंने वहाँ पे बिल्कुल ही आपको बिल्कुल अच्छे से करा रखा है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ नहीं सुनूंगा कि सर आपने कराया नहीं था। ठीक है, तो आप देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कैसे होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं कि एफ ऑफ एक्स, अब आप आराम से ये बता सकते हो सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना ऐसे होते हैं कि कोई भी फंक्शन होगा वो ए टू द पावर एक्स की फॉर्म में होगा, जहाँ पे ए मेरा सर हमेशा 0 से बड़ा होगा और ए मेरा कभी भी 1 नहीं हो सकता। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने वहाँ पे सिखाया है सर, ऐसा आप कहोगे। अब ए हमेशा ही सर मेरा 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव क्यों होगा, उसको देखिए एग्जाम्पल से सीख लीजिए। सपोज करिए मैंने नेगेटिव ले लिया, मैं क्या करूँ, मैंने ना नेगेटिव ले लिया, मैंने ले लिया ए की वैल्यू -2, आपने -2 की पावर 1 करी, -2 आ गया। आपने -2 की पावर 0 करी, आपका क्या आ गया, किसी की पावर 0 1 दे गया। आपने -2 की पावर ना 1/2 कर दी, तो ये क्या बना, अंडर रूट में -2 बन गया। तो रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये क्या रियल नंबर होगा सर, ये रियल नंबर तो कभी नहीं होगा, ये तो इमेजिनरी चला जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। हमारा फंक्शन एक्सपोनेंशियल है कैसा, हमारा फंक्शन है सर रियल फंक्शन है, ये तो रियल वैल्यू पे हमारा डिनोट कर रहा है। इस वजह से देखिए, सिर्फ इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमारा बेस होगा ना वो हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो बेस हमारा कैसा होगा, बेस हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो फंक्शन कैसा हुआ, कौन सा फंक्शन हुआ, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सर हमारा हो गया, येलो से दिखा देता हूँ आपको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सर मेरा वो फंक्शन होगा जो ए टू द पावर एक्स की फॉर्म में कर जाए
और ए मेरा हमेशा पॉजिटिव होगा, ए नॉट इक्वल टू 1। अब देखिए कई बच्चों को ये डाउट आ जाता है, सर अच्छा तो ए को सर मैं 1 क्यों नहीं ले रहा हूँ, ए को मैं 1 क्यों नहीं ले रहा हूँ। मैं कहूँगा बेटा 1 ले लो, 1 की कोई भी पावर आप लो, वो तो हमेशा 1 आंसर देगी। तो आंसर नहीं, पूरा रियल तो आपका आंसर ही नहीं आया, आंसर तो आपका रियल आना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे अब एक चीज आपको देखनी है, एक बच्चे का डाउट आ गया, सर ठीक है नेगेटिव नहीं ले सकते, जीरो तो ले सकते हैं सर, जीरो भी क्यों नहीं ले रहे हो आप। तो मैं कहूँगा ये बताओ, जब जीरो की पावर जीरो ही डिफाइन नहीं होता, जो चीज डिफाइन ही नहीं होती उसको कैसे ले लें। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, जीरो भी हटा दो, 1 भी हटा दो और सारे पॉजिटिव नंबर ले लो। तो इसमें अब मैं आपसे अगर पूछूं किसकी डोमेन रेंज की बात करते हैं बेटा, तो आप अब आराम से कह दोगे सर इसकी डोमेन, डोमेन तो सर मैं आराम से बता सकता हूँ, रेंज तो सर इसकी रियल होगी, रेंज तो मेरा आंसर कुछ भी आ सकता है सर। डोमेन सर लेकिन इसकी पॉजिटिव होगी, जीरो से इनफाइनाइट, जीरो पे ओपन रहेगा सर, पॉजिटिव रियल नंबर रहेंगे सर। आप आराम से कहते, ग्राफ आप इसका देख ही चुके हो कैसा ग्राफ होता है। इसमें देखिए दो कंडीशन बनती थी, एक बनती थी ए 1 से छोटा 0 से बड़ा, दूसरी कंडीशन बनती थी ए मेरा 1 से बड़ा। इसमें भी देखिए एक्सिस बना लेता हूँ पहले मैं, जब हम इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं इधर, ये सोचिए हमारी वाई एक्सिस है, फिर ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। फिर और बनाते हैं इधर, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये वाली मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इस केस में कैसा ग्राफ बनता था। आपको सर जब ए ग्रेटर देन 1 होगा ना मेरा, तो इस केस में सर ऐसा चढ़ता हुआ मेरा ग्राफ बनेगा, ए ग्रेटर देन 1 में मेरा ऐसा ग्राफ बनेगा सर। ए 0 से 1 में होगा तो आपको सर उसमें ऐसा कर्व बनेगा। ये मैं आपको एक्सपोनेंशियल चैप्टर में ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अब ये कर्व कटता कहाँ, देखिए रेंज में आर क्यों कह रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से सर इनफाइनाइट तक वाई एक्सिस में रेंज क्या हो रही है मेरी, रेंज देखिए। क्या आप एक चीज मेरे को बताइए, क्या मैंने डोमेन और रेंज सही लिखी है, क्या डोमेन और रेंज सही लिखी है, बताइए डोमेन और रेंज सही लिखा है। देखिए एक छोटी सी चीज होगी मिस्टेक, रेंज डोमेन क्या होगी, एक्स में क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं। देखिए डोमेन मतलब एक्स एक्सिस में कितना फैलाव है इस चीज का, एक्स एक्सिस में कितना फैलाव है, तो एक्स एक्सिस में देखिए पूरा फैलाव है सर माइनस इनफाइनाइट। तो डोमेन तो सर मेरा कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर। रेंज क्या होगी, रेंज सर मेरा आंसर होगा, आंसर मतलब वाई में कितना फैला हुआ है। तो वाई देखिए, वाई सिर्फ पॉजिटिव में फैल रहा है, क्या वाई इसके नीचे जा रहा है मेरा, नहीं जा रहा सर, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, या फिर आप इसको कह सकते हो 0 से इनफाइनाइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा देखिए कई बार ना क्या होता है, कई बार हमसे गलती हो जाती है, ठीक है। तो आपको तो गलती करने का बिल्कुल हक है फिर, लेकिन आपको सीखते हुए चलना है। ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको अगर ग्राफ आता है ना, आप चाह कर भी गलती नहीं कर सकते डोमेन रेंज में, अगर आपको ग्राफ की नॉलेज है। कैसे, जैसे देखिए गलत लिख दिया था वो ना, गलती से बाय मिस्टेक उल्टा लिख दिया था, लेकिन जैसे ग्राफ ड्रॉ किया मैंने देखा डोमेन, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस में कितना फैल रहा है, एक्स एक्सिस में तो पूरा फैल रहा है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, मतलब रियल नंबर होना चाहिए। रेंज मतलब कि कितना वाई में फैल रहा है, वाई में तो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में फैल रहा है, मतलब पॉजिटिव होगा। होगी ना क्लियर अपने आप की चीज। अब एक बच्चे का, आप में से ना एक बच्चे का ये डाउट आया कि वहां पे मैं क्लियर नहीं किया मैंने उस चैप्टर में, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जब ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो ना, आपके बहुत काम आने वाला है। कि अगर एक बच्चे का ना डाउट क्या आया मेरे पास कि सर यहाँ तो आप ना फंक्शन को क्या लिख रहे हो, आप फंक्शन को तो लिख रहे हो सर y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, और इसका नाम आप दे रहे हो सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल क्यों बोल रहे हो आप इसको, डाउट अच्छा है ना कि एक्सपोनेंशियली क्यों बोल रहे हो सर आप इसको। तो अब यहाँ देखिए इस चीज़ का मैं आपको क्लियर करता हूँ, एक्सपोनेंशियल ही क्यों बोला जाता है। अब देखिए y इज इक्वल टू कितना है हमारा, y क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर x। असल में ये क्या लिखा होता है बेटा, असल में ये होता है, ये लिखा होता है e टू द पावर ln x, ऐसा कुछ लिखा होता है हमारा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप मेरे को बस इतना बता दो, क्या ऐसा लिखा हो सकता है। एक चीज़ देखिए मैं आपको ना यहाँ क्लियर करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करता हूँ। आपका ये लिखा हुआ था, तो आपको मैं अगर ऐसे लिख दूँ e टू द पावर ln, और x में लिखा हुआ है ln a, ऐसे हमारा फंक्शन लिखा होता है। तो लोग में क्या होता है, ये हमारा पीछे चला जाता है पावर में, तो ये हमारा हो जाता है e टू द पावर ln a टू द पावर x। ये एक्चुअल चीज़ हमारी लिखी होती है। अब देखिए e क्या होता है, e तो होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसी को तो कहते हैं। तो इस चीज़ को e और लोग ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं,
एक दूसरे को हटा के यहाँ से हमारा a टू द पावर x बच जाता है, तभी हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। बहुत अच्छा डाउट था उस बच्चे का कि इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही टर्म क्यों लिया आपने। इसको इस वजह से लिया कि ये a टू द पावर x जो है ना, वो e की पावर में ln में लिखा होता है a टू द पावर x हमारा, तो x हमारा आगे आ जाता है, क्योंकि लोग में क्या कहते हैं, लोग भी चैप्टर पढ़ा रखा है, लोग कहता है पावर क्या कहती है, मैं पावरफुल हूँ हमेशा आगे आ जाऊंगी, ऐसा कहते हैं ना, तो आगे वाली चीज को वापस भेजेंगे, पावर में पहुंची, वो पावर में पहुंची तो e और log, e मतलब एक्सपोनेंट और log, ये आपस में एक दूसरे को हटा देंगे तो a टू द पावर x बचा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज ना अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ln क्या होता है, ln मेरा नेचुरल लॉग को ही बोलते हैं ln। ठीक है, तो एक चीज और देखिए आपको बताता हूँ, e और log जो होता है, e मतलब एक्सपोनेंट और log मतलब लोगेरिथम, लोगेरिथम और एक्सपोनेंट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो यहाँ से वो हट जाते हैं। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि क्यों इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट से बढ़ने से पहले इसका भी एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ मैं, डोमेन की बात कर लेते हैं ना, हम लोग डोमेन की बात कर रहे थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने देख लिया, अब इसका क्वेश्चन ले लीजिए आप मुझसे। इसका क्वेश्चन सपोज करिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि आपको निकालना है डोमेन ऑफ अंडर रूट टू द पावर एक्स, ये मैंने सपोज करो आपको दे दिया, टू द पावर एक्स माइनस 5 की पावर एक्स, ऐसा मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। तो आप क्या कहोगे, आपको निकालते हुए आप कहोगे सर इसका तो क्या होगा, डोमेन निकालना है सर इसका, तो इधर रूट में फंक्शन लिखा हुआ है सर, रूट में अगर फंक्शन लिखा हुआ है मेरे सामने तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब सर 2 की पावर एक्स माइनस 5 की पावर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 होनी चाहिए सर। ये क्या बना सर, 2 की पावर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 5 की पावर एक्स, ऐसा कब पॉसिबल होगा, आप ही बता दो मेरे को, ऐसा कब पॉसिबल होगा। क्या कभी 2 की पावर कुछ करो और वो 5 की पावर उतनी करो, 2 का स्क्वायर करो 4, 5 का स्क्वायर करो 25, तो 4 25 से बड़ा होता है कभी, कभी नहीं होता सर। लेकिन यहाँ से क्या देखेंगे, इसका मतलब सर अगर 2 की पावर x 5 की पावर x से बड़ी है ना, इसका मतलब सर ये निकला कि x मेरा नेगेटिव होगा। x मेरा नेगेटिव होगा तो सर नंबर लाइन जब मैं बनाऊंगा ना, तो उसमें मेरा x जो है 0 से लेके ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगा, तो मेरी डोमेन सर माइनस इन्फिनिटी से 0 होनी चाहिए। ये मेरा आंसर आ जाएगा सर, 0 भी ले सकते हो आप, क्योंकि आपने इक्वल टू लगाया हुआ है। अब इस चीज़ के लिए आप एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, एक तरकीब आप यहाँ सीख लीजिए। कभी भी आपको ऐसी चीज़ें दिख जाए ना, तो आप हमेशा बेस को पकड़िए। यहाँ पे देखिए पावर तो सेम है x, बेस पकड़ा, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो 2 5 से भारी पड़ रहा है, ये वर्ड देखिएगा। जैसे मैंने आपको घोड़ा मेथड सिखाया था ना, घोड़ा वाला मेथड सिखाया था, एक मैंने आपको भाला मेथड सिखाया था, यहाँ पे एक चीज़ सिखा रहा हूँ आपको। कभी भी आपको ऐसी कोई भी फॉर्म दिख जाए जहाँ पावर सेम है, बेस अलग अलग थे और छोटा बेस बड़े बेस से उल्टा हो रहा है, कभी भी ऐसा दिखे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि छोटा बड़े से ना भारी पड़ रहा है। छोटा, अब देखिए पावर तो x है दोनों की, लेकिन बड़ा वाला साइन किस तरफ खुल रहा है, आपको सर 2 की तरफ खुल रहा है, इसका मतलब 2 5 से भारी पड़ रहा है, छोटा बड़े से भारी पड़ रहा है। अब छोटा बड़े से भारी कब पड़ेगा, जब चीजें उल्टी हो रही होंगी, जब उल्टी होगी। अब असल दुनिया की हम बात करें, अगर असल दुनिया की अगर हम बात करें तो हमेशा बड़ा छोटे के ऊपर भारी पड़ता है, हमेशा बड़ा छोटे को पीट के चला जाता है, बड़ा छोटे के ऊपर भारी पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि सर छोटा बड़े से भारी पड़ रहा है। जैसे ही आपके दिमाग में आ जाए कि छोटा बड़े से भारी पड़ रहा है, मतलब दुनिया उल्टी है, दुनिया उल्टी है, दुनिया उल्टी है, तो x मतलब नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं हो सकता। x नेगेटिव है तो माइनस इनफाइनाइट से 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब आगे चल के नेक्स्ट पार्ट में मैं ना आपको डोमेन रेंज भी निकालने सिखाऊंगा, कैसे निकालते हैं डोमेन। यहाँ पे आप समझ लीजिए बस इसको, इतना तो आप जानते हैं ना कि अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। ये लगाते ही आप क्लियर किया आपको, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे काम करते हैं। तो इससे एक छोटी सी चीज़ और देखिए, इससे एक चीज़ और देख सकते हो आप, इससे एक चीज़ आप क्या देख सकते हो, चलिए वो मैं आपको ना अगली वीडियो में बताता हूँ। अभी हम आज का हमारा ये फंक्शन और पढ़ लेते हैं, लोगरिथम फंक्शन। इसके बाद वीडियो को इधर ही एंड करेंगे, नहीं तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप उसको देखोगे फिर आप सोचोगे काफ़ी बड़ी हो गई, कौन ही देखेगा, और आपको नॉलेज नहीं पहुंच पाएगी जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ, ठीक। लोगरिथम फंक्शन ये भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ,
अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिएगा। यहाँ मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। लॉगरिथम फंक्शन देखिए क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है log ऑफ x टू द बेस a। और यहाँ पे कंडीशंस क्या सिखाई थी मैंने आपको, ये जो x होता है जिसका log निकाल रहे हैं ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो बेस है ना मेरा वो भी 0 से बड़ा हो, और बेस कभी भी 1 ना हो। ये कंडीशंस हमारी होती है। ग्राफ की बात अगर हम करें तो नॉर्मल छोटी सी अगर ग्राफ की भी बात कर लें अगर हम, मैं आपके सामने बना देता हूँ, जैसे शेप वो बना देता हूँ, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा एक्सिस है, ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस है। दो केसेस में भी बनते हैं, बेस हमारा या तो 0 और 1 के बीच में होगा, या हमारा बेस वैसा होगा। ये हमारे देखिए दो केसेस बन गए, ठीक है। दो केसेस जैसे ही हमारे बने तो कैसे बनते हैं दो केसेस सर? दो केसेस इस वजह से बनते हैं कि या तो बेस मेरा 1 से बड़ा होगा, या सर मेरा बेस जो है 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। दो केसेस बनते हैं। अब जब आप एक चीज़ देखिए, जब a 1 से बड़ा होता था आपका एक्सपोनेंशियल ऐसे जाता था। अब देखिए मैं एक्सपोनेंशियल से log का ग्राफ बनाना सिखाता हूँ आपको। एक्सपोनेंशियल इस केस में कैसे जाता था? आप कहोगे सर एक्सपोनेंशियल मेरा इस तरीके से जाता था। अब मैं कह रहा हूँ आपको अगर एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम बनाना है तो इसका जस्ट y इक्वल टू एक्स के अपोजिट उल्टा कर दो। तो देखिए यही तो हम कर्व बनाते थे। ये मेरा log ऑफ x टू द बेस a बन गया, x टू द बेस a। जब a मेरा 1 से बड़ा होगा, अब इसके बीच में होगा तो ये मेरा ऐसे पलट जाएगा। ये पलटा कैसे होगा वो भी आप देख जाएंगे, ठीक है। ये मेरा ऐसे पलट जाएगा, लेटा हुआ ग्राफ, ठीक है। ये मेरा log x टू द बेस a बना। एक चीज़ क्या और सिखाई थी वहाँ पे कि इधर पॉजिटिव से इधर जाते हुए, x से x एक्सिस की तरफ जाते हुए, x एक्सिस की तरफ जाते हुए ग्राफ अगर ऐसे बूढ़ा ग्राफ है ना, ये बूढ़ा ग्राफ है, मतलब ग्राफ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। इंक्रीज हो रहा है मेरा ऐसे। और नीचे दूसरे वाले केस में देखिए ऐसे लेट रहा है। क्या कर रहा है? लेट रहा है। वो लेट रहा है मतलब कि फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ जाएगा, ठीक है। ये हमारे लोगरिथम के हो गए। अब यहाँ से क्रक्स मुझे आपको क्या बताना है, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, वो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि जो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e टू द पावर x, देखिए ये मैंने e टू द पावर x का ग्राफ बनाया है। e टू द पावर x और मेरा log x, ये दोनों मेरे ना इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? इनवर्स फंक्शन होते हैं, ठीक है। e टू द पावर x का ग्राफ ऐसे बना तो y इक्वल टू एक्स के उल्टा लेटा हुआ ग्राफ इसका बन जाएगा। तो इससे क्वेश्चन जो होंगे वो आपको अगली वीडियो में मैं कराता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में देखो बेटा हम क्या सीखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हमारा अगला पार्ट नंबर 3 रहेगा, उसमें हम लोग देखिए कुछ फंक्शंस मैंने आपको पढ़ा दिए। इसका मतलब ये नहीं कि टाइप ऑफ फंक्शंस आपके खत्म हो गए, अभी आपके बहुत टाइप के फंक्शंस बचे हैं। मॉडुलस फंक्शन बचा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बचा हुआ है आपका, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बचा है, फिर आपका क्या बचा हुआ है, फिर आपका बचा हुआ बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा फ्रैक्शंस, इसको फंक्शंस को आपको। मैं ये नहीं चाहूंगा कि फंक्शन चैप्टर को मैं तुरंत भागा के और टीचर्स की तरह 2-4 वीडियो में खत्म कर दूं, नहीं। अगर आप में साहस है तो आप देखिएगा, ठीक है, मैं यही कहूँगा। अगर आप में मतलब अगर है थोड़ा सा पेशेंस तो देखिएगा, लेकिन इस चीज़ की गारंटी है अगर फंक्शंस आप मेरे से पूरा अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको पूरे कैलकुलस में कहीं भी अटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है, ठीक है। तो लोगरिथम फंक्शन यहाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे ना अपना डोमेन रेंज से हम शुरू करेंगे कि डोमेन कैसे निकाली जाती है, क्या डोमेन होती है, रेंज कैसे निकाली जाती है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इतने फंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है हमारा, तो वीडियो को भी एंड करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, जहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल भी डालूंगा। जो ये पीपीटीज जिन पे मैं पढ़ाता हूँ ये भी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जुड़ जाइए। व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया ही हुआ है, व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं। मेरे को अपना नाम और प्लेस लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको टेस्ट सीरीज़ के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहाँ पे एक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, एक टेस्ट मैं आज अपलोड करूँगा, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।